अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। हुकूमत को जाने में आईनी तौर पर सिर्फ 11 दिन रह गए हैं, मगर घर जाती हुकूमत मुस्तकिल महंगाई बढ़ाने के ही इक़दाम कर रही है। महज 2 महीने पहले पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कम करके अवाम को रिलीफ का दिखावा करने वाली हुकूमत ने आज सुबह अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में करीबन 20 रुपए, इकट्ठे 20 रुपए का इजाफा करके गुड मॉर्निंग, सुबह बुखैर कहा, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई है। वजीर खजाना इसहाक डार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्की मफाद को सामने रखते हुए, तवज्जो रखिए इस मुल्की मफाद पर, इस मुल्की मफाद को सामने रखते हुए कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। वजीर खजाना ने मजीद ये कहा कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और सबको पता है कि स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ है। माजी में भी यही मसला हुआ कि हुकूमत ने जाते हुए मुआहिदों को पूरा न किया, इसलिए हमारी IMF के साथ पेट्रोलियम लेवी से मुताल्लिक कमिटमेंट है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि पेट्रोल बम से PDM हुकूमत में शामिल जमातों का अवाम दुश्मन चेहरा मजीद बेनकाब हो गया। ये अवाम का माशी कत्ल है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सवाल किया कि हुकूमत अशराफिया और अफसरशाही की मुराद कम क्यों नहीं करती, कब तक अवाम ये बोझ बर्दाश्त करते रहेंगे। अवाम जहां इस इजाफे पर शदीद गुस्से में है, वहीं लोगों का कहना है कि हुकूमत अपनी अय्याशियां खत्म क्यों नहीं कर रही, लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। शहरियों का कहना है कि अवाम को एक ही मर्तबा मार दिया जाए, हुकूमत बताए पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या बच्चों की स्कूल की फीस दें। अवाम की जानिब से कीमतों में इस इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कह रही हैं कि ये मजबूरी थी, बढ़ाना था। माजी में भी IMF मुआहिदे को जब तोड़ा गया उस बायस इतनी मुश्किल हुई और आज ये फैसला मुल्की मफाद में किया गया है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर सवाल महंगाई पर ही है। इसहाक डार साहब की जानिब से मुल्की मफाद की बात की गई। मैं कोशिश करूंगी कि हमारा पैनल हमें बताए मुल्की मफाद क्या है, अवाम इस मुल्की मफाद को जानते हैं, मुल्की मफाद की तारीफ क्या है और इस मुल्क में अवाम की तारीफ क्या है। सवाल आप सबके लिए। कल LPG की कीमत में इजाफा, आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा, गुज़िश्ता हफ्ते बिजली की कीमतों में इजाफा, क्या हुकूमत ने यह इजाफा मुल्की मफाद में किया है? हसन निसार साहब। ये है कि आयशा 32-33 साल हो गए मुझे ये नोहे लिखते हुए। इस मुल्क में ये मुल्क आज जहाँ खड़ा है ये सैकड़ों कॉलमों पे मुहित। उन्वान से अंदाज़ा लगाओ, आदमखोर निज़ाम का नोहा। क्या कह रहा हूँ? मैन ईटर्स। अच्छा, दूसरा है जिंदा इंसान का अलमिया। ये 32-33 साल से प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये मुल्क यहां पहुंचेगा और ये पहुंच गया और अभी इसने इससे आगे जाना है। अब रह गया आपका सवाल, तो अहमकों, मुनाफिकों, जाहलों ने मुल्क को मैदानों, दरियाओं, खेतों, खलिहानों, दरख्तों, सहराओं, पहाड़ों, सड़कों, इमारतों का मजमूआ समझ रखा है, जबकि मुल्क होता है अवाम से, वरना वीराना होता है। और मुल्की मुफाद दरअसल अवामी मुफाद होता है। मुल्क शुल्क क्या होता है? मुल्क को होता ही अवाम है। अवामी मुफाद होता है जिसको खुंडी छुरी से मसलसल जबा किया जा रहा है। पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लो। हबीब जालेब, उससे पहले रोटी नाम की एक फिल्म बनी, भूख नंग का सफर। अच्छा, 20 रुपये मरनाटा, वो रोता फिर रहा था। अच्छा, ये पहले ये नाम निहाद मुल्की मुफाद खाया गया है, आज नहीं कह रहा। सैकड़ों कॉलम, हजारों कॉलम खाया गया। मुल्क को मौजूदा हालात तक पहुंचाया गया, फिर मौजूदा हालात से निकालने के नाम पे अवामी मुफाद को फिर गिरवी और रहन रखा गया। आज वो बच्चे भी लाखों में गिरवी पड़े हैं जो पैदा नहीं हुए, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये शैतानी, इबलीसी और आदमखोर निज़ाम तब्दील नहीं किया जा सकता। मुल्की मुफाद का क्या मतलब है? मुल्क क्या है? मुल्क क्या है? अमेज़न का जंगल मुल्क है? सहरा जो है, सहराई को भी मुल्क है? बिल्कुल रबिश। मुल्की मुफाद, मुफाद और मुल्क, इन लोगों को इसके हिज्जे भी नहीं पता। और ये कोई मौजज़ा है कि इनमें से
हर एक बंदा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो कर गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। वैलिड पॉइंट। और अवाम तबाह बर्बाद होके रह गए। अभी द मैन बिहाइंड स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा had tears in his eyes। मुल्की मुफाद, कौन सा मुल्क है? आधा मुल्क, वो भी मुल्की मुफाद में गया होगा कि चलो ट्रेवल लाइट, आधे को दफा करो। मुल्की मुफाद, ठीक है, लफ्ज बोलते हैं। यहीं से गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से कीमतें बढ़ी, शायद यकीन है कि हालात कंट्रोल में रहेंगे। जाती कोई हुकूमत इतना बड़ा इजाफा, इतनी महंगाई, अभी जुलाई के बिल आने हैं जिस पे लोग पहले से डरे हुए हैं, किस बात का कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ हैंडल हो जाएगा? अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी बोझ डाल दें, जितना मर्जी उनकी जेबों में हाथ डाल के निकाल लें, अवाम नहीं आवाज़ निकालेगी। देखते हैं अवाम आवाज़ निकालती है या नहीं, अब ये तो भी देखना है ना। और ऐसा फैसला ग़ालिबन वही कर सकते हैं जिनको यकीन हो कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, क्योंकि 20 रुपए फ़ी लीटर को कम इजाफा तो नहीं है। मैंने बात की है अभी एक वज़ीर साहब से, वो कह रहे हैं कि जनाब गैसोलीन दुनिया में 21% उसकी कीमत बढ़ी है, क्रूड ऑयल की 17% कीमत बढ़ी है और ब्रेंट क्रूड की 14% बढ़ी है। तो ये हम क्या कर सकते हैं? और दूसरा वो कहते हैं कि हमारी IMF से कमिटमेंट है और हमने ये बता दिया हुआ है, और हमने ये जो लेवी की बात थी ये कौम को इससे आगाह कर दिया था, हमने कोई धोखा नहीं किया। उनका मौक़िफ़ ये है। और एक मौक़िफ़ है हसन निसार का कि मुल्की मफाद क्या होता है। मतलब ये तीनों चीज़ें अब जवाब तलब करती है ना, उनके फ़ैसला करने की क़ुव्वत, उनका यकीन, दुनिया में गैसोलीन, क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड की कीमतों का बढ़ना, और हसन निसार के जो कालम हैं, हज़ारों कालम जो 33 साल से इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क ख़त्म हो रहा है और इसको चलाने वाले लूट के खा रहे हैं। लेकिन हसन निसार के हज़ारों कालम भी ये बात उन लोगों की कानों तक नहीं पहुंचा सके जिनके कानों तक ये बात पहुंचनी थी। तो बताएं इन हालात में क्या हो सकता है? मरात ख़त्म कर दी गई हैं। मुझे तो लगता है ये इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इस सूरत हाल में तो इनको वोट नहीं मिलेंगे, और जो वोट देगा ये हो सकता है कि लोग वोट न डालें, और ये भी हो सकता है कि लोग वोट न डालने की बजाय घर में बैठ जाएं, इनकी मुखालफत ना करें, इनको बुरा ना कहें, इनको तस्लीम ही ना करें और घर में बैठ जाएं। और ऐसा हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जब एक पार्टी पर 10% का इल्ज़ाम लगा तो उसका वोटर घर बैठ गया था। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप वाली बात 11 दिन के बाद ये हुकूमत में नहीं है, तो इसका मतलब है हुकूमत से निकलने के 4 दिन के बाद जो केयरटेकर सेटअप होगी वो 40 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा देगी। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। मतलब ये 20 रुपए वो बढ़ा लेते अगर आपने नहीं बढ़ाने। तो ये हो क्या रहा है हमारे साथ? कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है आयशा, तो है इस हुकूमत आयशा कुछ चीज़ ऐसी, ये इत्मीनाद नहीं है, अल्लाह जाने ये इत्मीनाद ख़ुदकशी करने वाले को भी होता है कि मुमकिन है कि मुझे कोई आखिरी वक्त मेरी पिस्तौल आके छीन ले मुझसे, वो गोली रखता है और उसने स्टेटमेंट भी लिखा होता है कि मैं ख़ुदकशी करने जा रहा हूँ, मेरे ये मसाइल हैं, और वो कागज़ अपने दोस्तों में तकसीम भी बात करता है। उसका ख्याल है कोई दोस्त आके उसके जो उसने कनपट्टी पे पिस्टल रखी वो छीन लेगा उससे। और खुदा का खौफ करो यार, हम जैसे जो लोग हैं जिनको अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं वो चीख उठें आज। ये LPG के बारे में मैं कल घर में बात हो रही थी, ये LPG क्या रेट में थी और इसका रेट तुमने सैकड़ों में पहुंचा दिया है, और फिर मुझे तुम बताते हो कि ये पेट्रोल का जहाज़ आ गया, ये तेल का जहाज़ आ गया, ये हम मुआहदा करके आगे, मुआहदों की आप कहानियाँ सुनाते हो, MOU पे साइन किए जा रहे हो, फीते काटते जा रहे हो। अवाम कहाँ इस सब में ना, जो मेरा सवाल है। वह अवाम के लिए तो काट रहे हैं, तुम्हें जाहिलों को समझ नहीं आ रही। समझा वो तो बेचारे
भाई वो तुम्हें रोज समझाते हमारा हैं तो बजट कंट्रोल से बाहर है। भाई वो तुम्हें रोज समझाते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैं अगर तुम्हें हसन निसार के हजारों कालमों से समझ नहीं आ सकी तो उन बेचारों की बातों से तुम्हें क्या समझ आएगी। आप लोग जो अब इससे आगे चले गए, ऐसी लॉजिक तो क्या ही हम समझे। लेकिन एक अपडेट भी है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया है ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन की जानिब से। उन्होंने कहा है कि सस्ता किया जाए डीजल, वरना बसें खड़ी करने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये भी खबरें हैं कि बहुत सी जगह पर पेट्रोल शॉर्टेज और पेट्रोल पंप्स बंद हैं। लेकिन अफसार साहब आपकी तरफ आऊंगी। अभी जो इफ्तिखार साहब ने बात कर ली, जाती हुकूमतें रिलीफ देती हैं, ये हुकूमत खुद अपने लिए गड़ा खोद रही है इतनी ज्यादा महंगाई करके। और वैसे वो कह भी रहे हैं जब से आए हैं कि हम तो सियासत अपनी कुर्बान कर गए रियासत पर। लेकिन मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे याद आ रहा है जिस वक्त गुज़िश्ता हुकूमत जा रही थी IMF में, तो उस वक्त इमरान खान साहब खुद तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा मुश्किलात बढ़ेंगी, कौम तैयारी कर ले, क्योंकि IMF में जाना जरूरी है। अभी महंगाई है, अब इससे ज्यादा होगी, अगर हम IMF में ना गए तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये एक दिन की बात है, कम से कम 2-2.5 साल पुराना मामला है। हम बार बार IMF जाते हैं। क्या आज मैं ये कहूँ कि हम ये महंगाई का बोझ उठा लें तो हमारी सिमत दुरुस्त हो गई है? आशा हर 6 महीने। आशा आपने कितनी, एक मिनट, आशा आपने कितनी काम की बात कह दी कि इमरान खान साहब का विजन देखें कितना था। उनको नजर आ रहा था कि एक दिन पेट्रोल 20 रुपए लीटर बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जब वो IMF में जा रहे थे तो वो ये दलील दे रहे थे ना, आज ये भी कह रहे हैं कि हम IMF का मेरा सवाल ये है अफसार साहब कि क्या वाकई मुल्क की मफाद में हुआ है? क्या आवाम को आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, एक तो थोड़ा लाइट कर लें गुफ्तगू को। बहुत बातें सुन के मेरा तो बिल्कुल ही हार्ट अटैक ही होने वाला है। अच्छी बात जो निकली है पूरी गुफ्तगू में अभी तक, उसमें इफ्तिखार अहमद साहब के मुंह से एक सच निकला है कि मेरी तनख्वाह तो अच्छी है। तो ये मुझे नहीं पता था। चलें, हम में से किसी की तनख्वाह तो अच्छी है, तुम बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हो ना। गुड, नहीं, अच्छी की बात हुई है, बगैर बुजुर्ग की बात नहीं हुई। अच्छी आपने कही है, थैंक यू। तो छोड़े यहाँ उसमें गुजारा मुश्किल ही है। चलो, इसका जो भी नहीं, इफ्तिखार साहब ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह अच्छी है, उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह अच्छी है। अब अच्छा, खैर चले, ये तो हो गई ना लाइट गुफ्तगू। आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि 2-2.5 साल पुराना, ये 2-2.5 साल पुराना मसला नहीं है। 2-2.5 साल पुराना सिर्फ इसलिए है कि जिस वक्त रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई थी, उस वक्त हमारे जो अरस्तू थे इस मुल्क में, मुआशियात के जो माहिरीन थे और ये दूसरे लोग थे जो हुक्मरान थे, उन्होंने बजाय उस वक्त कीमतें जो इंटरनेशनली बढ़ी थी पेट्रोल की और गैस की, उनका वज़न उसी वक्त ग्रेजुअली अवाम पे डालने के बजाय कीमतें कम कर दी, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था इमरान खान के ख़िलाफ़। और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन किस वजह से आ रहा था, किसकी अपॉइंटमेंट पे झगड़ा इस मुल्क में पड़ा हुआ था, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए मैं उसमें ना ही जाऊं तो बेहतर है। तब से ये हालात महंगाई के ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए हैं। लेकिन ये उससे भी पुरानी कहानी है, उतनी नहीं है। आपने कहा कि क्या ये मुश्किल वक्त से अगर हम गुजर जाएं तो बेहतरी आ सकती है। बेहतरी अगर कभी आई तो आनी मुश्किल वक्त से गुजर के ही है, ये बात तो तय है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये मुश्किल वक्त जो है ना, ये इसकी वजह करप्शन नहीं है। ये मैं आज भी ये बात कहूँगा, हालांकि आप लोग शायद ये सुनने पर तैयार ना हो, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल या सिस्टम फेलियर हो चुका है। यहाँ कोई रियासत नहीं है। आपको पता है हम कर्जे क्यों लेते हैं? हम कर्जे ले रहे हैं पुराने कर्जे देने के लिए। हम कर्जे लेके कोई सड़कें नहीं बना रहे, कोई डैम नहीं बना रहे, कोई बिजली घर नहीं बना रहे। हम कर्जे, अगर हम ये सब कुछ बंद कर दें, सिर्फ हमने कर्जे वापस करने हैं ना, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कर्जे की किस्त वापस कर सके, हमें उसके लिए नया कर्जा लेना पड़ रहा है। ये हमारी हालत हो गई है ओवर द ईयर्स, क्योंकि हमने 40 साल तो अमेरिका की जंग लड़ी है। और वाशिंगटन कंसेंसस 90s में ये हुआ था, जब यूएसएसआर को हमने फतह कर लिया और हमने गिरा दी सुपर पावर, तो उस वक्त वाशिंगटन कंसेंसस ये हुआ था कि अगर स्टेट और मार्केट की लड़ाई होगी तो मार्केट की बात मानी जाएगी, स्टेट की बात नहीं मानी जाएगी। आज जो 20 रुपए, सॉरी 19 रुपए 95 पैसे, हम लोग गलत कह रहे हैं, 20 रुपए नहीं इजाफा होगा, 19 रुपए 95 पैसे। 5 पैसा अगर कहीं मुयस्सर हो तो दे दें, लोग यही इकट्ठे कर लेंगे। ये स्टेट ने 19 रुपए 95 पैसे जो इजाफा किया है ना, ये मार्केट के सामने हार गई है। ये उस वाशिंगटन कंसेंसस का नतीजा है। और जिस कैपिटलिज्म की लड़ाई हमने 40 साल लड़ी है, और हमें मिला क्या? हमारे कुछ लोगों को अमेरिका में और यूरोप में बहुत कुछ मिला,
हमें नहीं मिला। अवाम जिसकी बात करें ना, अवाम कौन? अवाम तो राया है, अवाम की तारीफ आपने पूछी थी, राया है। अब क्या होगा? अब मुझे जो डर लग रहा है ना, आपने कहा ना आइंदा चीजें ठीक हो जाएंगी, मुश्किल हालात में से गुजरने का, मुझे जो डर लग रहा है, अल्लाह करे मैं गलत हूं या मैं उस वक्त के आने से पहले मर जाऊं, क्योंकि मैं वो ट्रेजेडी नहीं देखना चाहता। हम एक और वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो वॉर है अमेरिका और चीन की, और वो पहले कोल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है तकरीबन, अब वो हॉट वॉर में अल्लाह करे ना कन्वर्ट हो। लेकिन हमने अभी से ही अपने सामान तैयार करना शुरू कर दिया है कि इस कोल्ड वॉर में हमने फिर माल बनाना है। और कोल्ड वॉर में क्या होगा, इस दफा अमेरिका हमें नहीं, इंडिया को हेल्प कर रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट चाइना। और चाइना के पास क्या है ले दे के? पाकिस्तान है ना। और पाकिस्तान ने क्या पिछले 40 साल या पिछले 70 साल जो अमेरिका की जंग लड़ी है, पाकिस्तान ने अपने मफादात के लिए कुछ किया लॉन्ग टर्म? नहीं किया। इस दफा क्या कर पाएंगे, ये सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए। और जाना आज से पूछा जाना चाहिए अवाम से कि क्या हम फिर उसी तरह खाली बम धमाकों की नजर होंगे, या वो जो माल आएगा वो हम पे भी लगेगा? क्योंकि जब तक हमारी अपनी इंडस्ट्री नहीं होगी, अपना कारोबार नहीं होगा, अपनी ट्रेड और कॉमर्स नहीं होगी, जब तक हम इनवर्ड नहीं देखेंगे और खाली डॉलर के लिफाफे का रंग बदलने पे देखेंगे ना, जो पहले ग्रीन था फिर ब्लू हो गया और अब रेड होगा शायद, तो फिर ऐसे हालात रहने हैं चाहे जो मर्जी कर लें। ठीक है, इतनी सी बात है। शहजाद साहब, गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। अवाम दरअसल वो है जिसके सर पर हुक्मरान बनते हैं। आज इसहाक डार साहब ने कहा यकदम 20 रुपए का इजाफा है और ये कम से कम इजाफा है। क्या चाहते हैं अवाम से? मेरा ख्याल एक तो ये है कि अवामी मफाद और मुल्की मफाद दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। शक था, आज यकीन में बदल गया, क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब ने खुद फरमाया है कि ये मुल्की मफाद में किया गया, अवामी मफाद में नहीं किया गया ये जो इजाफा है। तो अब हुकूमतें क्यों अवामी मफाद में काम नहीं करती और सिर्फ मुल्की मफाद में काम करती हैं, ये वो बड़ा सवाल है जो कि हुकूमतों को जिसका जवाब देना है। उसकी बुनियादी 2-3 वजह हैं। IMF के पास जब आप गए थे तो आप इसलिए गए थे ताकि आप डिफ़ॉल्ट ना करें, एक मईशत के तौर पे, एक मुल्क के तौर पे, सॉवरेन मुल्क के तौर पे डिफ़ॉल्ट ना करें। तो IMF से आपने जाके कर्जा लिया, जिससे आपकी डिफ़ॉल्ट की पोजीशन थोड़ी सी देर के लिए रुक गई। ये सबसे पहले ये मकसद था। लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन लगा दी। उन्होंने कहा जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आज 8% फिस्कल डेफिसिट पे बैठा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट चीज़ क्या होती है? महसूलात कितने, यानी हुकूमत अर्न कितना करती है और खर्च कितना करती है, इनके दरमियान में जो फ़र्क है वो 5% ऑफ GDP। आपका आइन भी ये कहता है कि जो आपका आइन है वो ये कहता है कि 5% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने 6% बीच कभी इजाज़त ली पार्लियामेंट से, फिर 5% पे आ गए, लेकिन आजकल आप 8-8.5% के ऊपर चल रहे हैं। तो IMF ने बोला है कि इसको वापस लेके आओ, आहिस्ता आहिस्ता करके वापस उस लिमिट पे जो कि तुम्हारा आइन कहता है। तो IMF का कसूर नहीं है, हमारा आइन ये कहता है कि 5%। अब ये करना कैसे है, क्योंकि अखराजात तो हम कम नहीं कर पा रहे। या तो अखराजात कम कर लेते या महसूलात बढ़ा लेते। महसूलात का हाल ये है कि आपका जो 70% टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स जो है जिसे कहते हैं, वो सिर्फ तनख्वाहदार तबका देता है 70%। बाकी 30% ये जो बड़ा हमारा जो है ना 230 मिलियन लोग, 240 मिलियन लोग, उनमें से कुछ जो तनख्वाहदार हैं वो 70% देते हैं, बाकी 30% देते हैं। और बहुत से ऐसे तबकात हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई है पिछले दिनों में, जो बिल्कुल ही टैक्स नहीं देते, बिल्कुल पैसे वाले लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देते। गैस का जो गैस खर्च करना महीने के अंदर, जो बिल आपके बिल्कुल एग्जैक्ट बिल की खबर दे रहा हूँ, 170 रुपये की गैस एक शख्स ने इस्तेमाल की है, उसका बिल है 2700 रुपये का। तो वो हुकूमतें हैं जो असल में गैस 170 की, लेकिन बिल कितना 2700, 2000 या 2500-2600 जो है वो ऐड हो गया आपके टैक्सेशंस का। तो इस तरीके से हुकूमत चोरी लोगों की जेबों से पैसा निकालती है। और ये जो पेट्रोल वाला काम है जिसके ऊपर अफसार साहब ने बताया या इफ्तिखार साहब ने बताया, क्रूड के बताया, और इस रेस कर रहा है, इसका भी यही हाल। लेकिन मेरे हिसाब से ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैक्सेशन लगाई गई है कि ये जो 15-20% जिसका जिक्र करते हैं, 14% जिसका जिक्र करते हैं, ये उसके अंदर जम हो सकता था। लेकिन चूंकि जान नहीं है, हिम्मत नहीं है टैक्सेशन का निज़ाम को ठीक नहीं करना, इसलिए हम उसी चीज़ में फंसे हुए हैं और फंसे रहेंगे, क्योंकि हम बहैसियत कौम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। असल में एक उसूल होना चाहिए, हर शख्स चाहे वो कुछ कमाता है नहीं कमाता, जो काम करता है उसको टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए, चाहे वो ज़ीरो ही भरे। जब तक हम अपने माशरे में ये आदत नहीं डालेंगे, लेकिन FBR का हाल आपको पता है,
टैक्स लेने वालों का हाल पता है, इस हुकूमत के लल्ले तल्लों का हाल पता है, इस पूरे निज़ाम के लल्लों तल्लों का हाल पता है। अखराजात कम नहीं कर सकते। 450 अरब की सिर्फ हुकूमत चलती है, हुकूमत। ये जो तनख्वाहें जाती हैं ना, ये 450 अरब का सालाना आपका जाता है पैसा। तो वो हुकूमत जो कि NFC अवार्ड के बाद सब कुछ बांट देती है और उसके पास सिर्फ ये 500-600 अरब रह जाता है, वो 450 इधर खर्च करती है, बाकी उसके पास कर्ज देने के पैसे भी नहीं रह जाते और आपका दिफा चलाने के पैसे भी नहीं रह जाते। उसके लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका दिफा का निज़ाम या पैसे वापस करने जो होते हैं कर्ज के, या प्रिंसिपल या उसके ऊपर जो उसका रिटर्न होता है वो देने के लिए पैसे नहीं होते। तो ये हालात हैं। जब तक आप अपने निज़ाम को बदलेंगे नहीं, और इनमें से कोई माइका लाल सेनेटर मुश्ताक की बात बताई ना कि वो बेनकाब हो गया, उसने कहा कि छोटा क्यों नहीं करते, बिल्कुल ठीक बात। ठीक, ये सागदार साहब को बताना चाहिए ना, क्या वजह है हम हुकूमतें छोटी क्यों नहीं कर पाते। वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। निज़ाम बदले या हम अहल हुक्मरानों की दुआ करें। वजारत खजाना की जानिब से कहा गया था कि महंगाई जो है जुलाई में 25 से 27% रहेगी। अब इदारा शुमारियात ने नंबर जारी कर दिया जो बता रहा है कि जुलाई में 28.3% रही। जिन्हें यह पता नहीं होता कि जेब में हैं कितने पैसे, खर्च कितने करने और सेव क्या करना है, फिर वो इसी तरह से निज़ाम चलाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और मामला और उस पर गुफ्तगू। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल है। बेंच कल दिन 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज उस वक्त दिलचस्प वाकया पेश आया जब चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन अचानक ही ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने पेश हुए और चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं, अपील के साथ जल्द समाअत की दरखास्त भी दे रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, पहले अपील तो दायर करें, फिर देख लेंगे। आप माशाल्लाह समझदार वकील हैं, हर चीज़ का एक तरीका होता है। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त को फौरी नंबर अलॉट कर दिया। अदालत उज़्मा के 2 रुकनी बेंच ने 26 जुलाई को ही तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की चेयरमैन PTI की इस्तिदा मुस्तरद करते हुए उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की थी और कहा था कि ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका, मुदाखलत करना मुनासिब नहीं। एडवाइजरी दायरा इख्तियार हाई कोर्ट के पास है, उनसे रुजू करें। हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि तमाम दरखास्तों का एक साथ फैसला करें। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तिदा की गई है कि अगर तोशाखाना केस सेशन कोर्ट में चलता रहा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तमाम ज़ेर इल्तिवा दरखास्तें बेअसर हो जाएंगी। इस सारी सूरत हाल में बुनियादी सवाल यही है कि चेयरमैन PTI तोशाखाना ट्रायल केस में बार बार सुप्रीम कोर्ट का सहारा क्यों ले रहे हैं। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मौक़िफ़ रहा है, खुद चेयरमैन PTI इमरान खान एक बयान देते रहे बार बार, चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते, PTI का बयानिया। चेयरमैन PTI खुद तलाशी देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये आपको याद करवा दें कि गुज़श्ता साल 21 में नाअहल किया गया था उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से असासों की डिक्लेरेशन को लेकर वाजबात की तफसीलात जमा ना करवाने का मामला। और ये वही मामला है जो गुज़श्ता मुतअद्दिद महीनों से चल रहा है, एक अदालत से दूसरी अदालत, कभी उस पर स्टे, कभी जज पर अदम एतमाद और कभी कोई दूसरा मामला। हसन निसार साहब, इतनी दिक्कत में क्यों है चेयरमैन PTI? अपने असासे डिक्लेयर करने के मामले को लेकर क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं? एक ही बार खोल के क्यों नहीं रख देते कि ये मेरे असासे हैं, ये उसकी तफसीलात हैं, मामला खत्म हो जाए? तलाशी देना मुश्किल हो गया है। इस तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले ताकि हमारा जो यूथ है वो भटकने से बच जाए। करप्शन के बारे एक जुमला, बुनियादी हकीकत में अर्ज कर रहा हूँ जो इस काम के साइंटिस्ट कहते हैं। देखें, जहाँ आदमी होगा वहाँ जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा। सो माड़ी मोटी करप्शन इज अंडरस्टैंडेबल, वो वाकई टॉलरेबल होती है। और मल्टी नेशनल कंपनीज में भी लीकेज और पिलफरेज का एक मार्जिन रखा जाता है, लेकिन कैंसर है ये। अगर टॉप टू टो करप्ट हो, अगर टीटियों से शुरू होने वाली कहानी तलाशी देने से इनकार तक चली जाए, इससे बड़ा कैंसर कोई नहीं। करप्शन का कोई उसूल होता है, उसका कोई साइज होता है, विद इन लिमिट्स होती है, कैंडे में रहती है। जैसे माड़ा मोटा मर्ज तो ठीक है, लेकिन कैंसर हो जाए फिर आगे चलते हैं।
देखो, पाकिस्तान का निज़ाम नमक की कान है, जो इसमें घुसेगा वैसा ही हो जाएगा। ये वो हमाम है जिसमें शलवार सूट, दूजे सूट और शेरवानियां पहनकर नहाया जाता है। कोई एक नाम बताएं मुझे जब से तोशाखाना ईजाद हुआ है, ईजाद इन्वर्टेड कॉमर्स में है, जिसने हाथ नहीं रंगे, मर्सिडीजें खा गए। क्या क्या नहीं खाया इन्होंने? गिव मी वन नेम। को मिराज खालिद जैसा कोई चंद दिन के लिए दरवेश आदमी आया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक नाम बताओ। अच्छा, तो मिराज खालिद का ही सर नाम लिख लेते हैं, दूसरा कोई क्यों नहीं आ सका है? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना जी। एक नाम बताए कोई जिसने तोशे खाने के लोशे ना लिए हों। इन सबको बुलाओ, टीटियों वाला काम बंद करो, इनको बुलाओ, बलि चढ़ाओ। तोशा खाने तमाशे आप ही बंद हो जाएंगे। लेकिन यहां तो पूरा मुल्क का इशा तोशा खाना है। किसी एक पे हाथ डालोगे तो वो मजामत करेगा और मासूम समझा जाएगा। इसलिए ये जो है ना, देखिए बात सुने, रिजल्टेंटली क्या होगा? खोती हमेशा बोर्ड के नीचे रहेगी और अवाम इनके जबड़ों में रहेंगे। तोशा खाना क्या तोशा खाना? लाओ को मुझे पीर फकीर दिखाओ यहां जिसने तोशा खाना में हाथ ना रंगे हो। सही। बेशर्म, बेहया, टॉप टू टॉप। तो जितना बड़ा सियासतदान उतना बड़ा करप्ट। ठीक है, ये तारीख है हमारी। ठीक है। मैं अफसार साहब, एक तोशा खाना है, भी हसन निसार साहब ने भी हवाले दिए। चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ आसिफ जरदारी की मिसालें देते हैं, बल्कि अदालतों के सामने पेश होते भी दूसरे अपने पिछले जो हुक्मरान गुजरे उनकी मिसालें देते हैं। अपना अपना जवाब देना है सबने, जिसको पूछ लिया जाए वो जवाब दे दे, क्लियर हो जाए। जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि माजी से खा रहे हैं तो आने वाले भी खाएं। वो जो उन्होंने कहा है कि निज़ाम ही नमक की कान है, जो जाता है वो वैसा ही हो जाता है। देखिए, करप्शन मैंने कहा ना नहीं इशू, मैं फिर कहूंगा करप्शन नहीं इशू। करप्शन को जस्टिफाई करना इशू है। और करप्शन में जब कोई पकड़ा जाए तो वो ये कहना शुरू कर जाए दूसरे भी तो कर रहे हैं। ये इशू है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर इशू है, सिस्टम फेलियर इशू है। एक शख्स जिसने आज तक अपनी जेब से ये नहीं बताया कि उसका ज़मान पार का घर कैसे बना, और वो दूसरों के जुराबों का साइज भी पूछता रहा, और वो पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाता रहा हमारे मीडिया के ज़रिए, और लोगों के जहनों को ख़राब करता रहा कि ये सब चोर, डाकू और करप्ट हैं। मैं हूँ मसीहा, मैं हूँ ईमानदार, मेरी तरबियत अल्लाह ने नबियों की तरह की है, तो मैं तो इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं तो सबसे पहले उसी को पूछूंगा, भाई तू तो सबसे बड़े दावेदार करता था नेकी के, पहले तो तू बता ना। बारी आई हुई है अब जनाब की, तो अब आ रही है याद पुराने लोगों की करप्शन। वो तो करप्ट है, एक फांसी चढ़ गया, एक जलावतन हो गया, जेलों में चले गए, एक को सड़क पे गोली मार दी, हो गया ना सब कुछ। ये भाई साहब को क्या हुआ है? ये बताएं ज़मान पार का घर कैसे बना, बताएं ना कैसे बना। दूसरों को तो पूछते बनी गला का घर चलता कैसे है, मुलाजमों की तनख्वाहें कहां से आ रही हैं, बताएं ना जरा ये। और ये जब दावा करके मैं आज यहां बैठा ये इतने कफ फैला के और मुंह से झाग निकाल के गुफ्तगू कर रहा हूं जी, मैंने करप्शन नहीं की, मैं बड़ा ईमानदार हूं। पता चले मैंने करप्शन सबसे ज्यादा की हुई है और मैं कीचड़ दूसरों के मुंह पे मान रहा हूं। आप लोग मेरे साथ क्या करेंगे बताएं, ईमानदारी से बताएं, आप अपनी ईमानदारी से बताएं। यह फर्क है इमरान खान में और दूसरों में कि इसने दूसरों पे इल्जाम लगाया, दूसरों के मुंह पे कीचड़ मला, दूसरों के मुंह पे कालक मली, सालों साल मली। एक बार दो बार गलती से नहीं कह दिया, सालों साल कालक मलता रहा। और जब अपनी बारी आई तो अपने कुर्ते का हिसाब देने में उसको डिफेंड क्यों हम करना शुरू हो जाते हैं कि जी दूसरे भी दूसरे तो दे रहे हैं, दूसरे तो आज तक दे रहे हैं, दूसरों से लेते रहे, ले दूसरों से भी, कहीं से शुरू करें भाई, रिवर्स ऑर्डर से शुरू कर लें, आखिरी से शुरू कर लें, करें तो सही। हम शुरू हो जाते हैं जी 1932 में ऐसे हुआ था, 1397 में ऐसे हुआ था। ये करप्शन नहीं है मसला है करप्शन को डिफेंड करना और अपनी कालक को छुपाना, इसलिए कि दूसरे के मुंह पे कालक माल के मैं अपनी कालक को छुपा लूं। ये मुनाफिकत है, ये है असल जुर्म। इसको पकड़ेंगे हम। जो सबसे ज्यादा दावा करता है ईमानदारी का और मसीहाई का, उसका अपना किरदार सबसे उजला होना चाहिए, वरना उसे कहना चाहिए भाई मैं गुनाहगार हूं, मैं कोशिश करूंगा परफॉर्म करने की, मुझसे गलतियां भी हो सकती हैं, हुई भी हैं, अपनी गलती मान लें,
ठीक, गलती भी मान रहे हैं वो तो गलती भी नहीं मान रहे, तो मैं कैसे ये दूसरों को ठीक इधर से शुरू कर लें। आप शहबाज शरीफ से शुरू कहीं से शुरू कर लें और उसके बाद इमरान खान से शुरू तो किया ना, वो कहीं से भी शुरू करें, उधर चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, पॉइंट आ गया, लेकिन हम खुलफाए राशदीन तक नहीं जाते हैं ना, उस जमाने के भी जो आज जी नहीं जाते। पनामा पे शुरू हमने पनामा से किया था, सजा दिया कामा पे, सजा दी ना, जेल भेजा, बेटी को भी जेल भेजा कि नहीं भेजा, यहां पे क्यों नहीं साल इतना ही हो जाए, 1 साल के लिए जेल में क्यों नहीं जा सकते, 15 दिन के लिए क्यों नहीं जा सकते, 2 दिन गए हैं, रेस्ट हाउस में रखा है यहाँ पे उन्हें, तो और वो भी चीफ जस्टिस रोजाना फोन करके पूछ रहे थे खैरियत। ठीक है, ये ख्वाहिशात पे तो नहीं, लेकिन जाहिर बात है कानून के हिसाब से दावा करता है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, जो ईमानदारी का दावा करता है, जो सबसे ज्यादा नारा लगाता है 2 नहीं 1 निजाम का, वहीं से सवाल शुरू होना चाहिए। चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते, पीटीआई का बयानिया, मगर खुद चेयरमैन पीटीआई तैयार नहीं। शहजाद साहब, चेयरमैन पीटीआई के वुकला ओपन कोर्ट में पेश होते हैं, भाग भाग कर मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं, वहां से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाता है, ट्राइबल कोर्ट भेज दिया जाता है, फिर सुकून नहीं, फिर ट्रायल कोर्ट नहीं जाते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचेंगे। आपने बार बार यहां गुफ्तगू में 10 सितंबर का जिक्र किया, 10 सितंबर तक कोई चेयरमैन पीटीआई के मामला हल हो जाएंगे या फिर मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। असल में देखिए, मैं आपको रेफरेंस दूं, अल कपोन का हम सब जानते हैं, अल कपोन गैंगस्टर था का बहुत बड़ा और बदनाम ज़माना जिसे कहते हैं शिकागो में, तो उसको सारी दुनिया जानती थी, गॉडफादर के नाम पे फिल्म बनी उसके ऊपर वगैरह, उसको गॉडफादर का वो कहा गया। वो हुआ ये कि वो उसको सबको पता था, कत्ल करता है, जुर्म करता है, गुनाह करता है, उसके सब कुछ वहाँ पे चल रहा है, नाइट क्लब है, शराब का कारोबार करता है, पकड़ा नहीं जाता था, उसके पास कोई एविडेंस नहीं आता था। फाइनली उन्होंने टैक्स के ऊपर पकड़ा, मुकदमा चल रहा है और मुकदमे में कोई एविडेंस सामने नहीं आ रहा, एक हल्की सी कहीं से उसके टैक्स के अंदर कमी आ गई, उन्होंने टैक्स के ऊपर उसको लटका दिया, जेल में डाल दिया। अच्छा, यही चीज बाद में सही या गलत है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे अपने रिसेंट हिस्ट्री के अंदर नवाज शरीफ साहब के वक्त में जब पनामा पेपर्स आया और वो जो उनके जो फ्लैट्स हैं उसके उनका जिक्र आया, तो वो मामला सारा सामने उठ के पनामा पेपर्स के अंदर आया, लेकिन कोई एविडेंस जो उनको ले के जाता है वहां तक, वो एविडेंस किसी के हाथ में नहीं था, ना आ नहीं रहा था या मिल नहीं रहा था किसी को। वो फाइनली जब वो हुआ कि एक डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का मामला आया जो कि बेटे से तनहा के मामले में था, उसके ऊपर उनको कन्विक्ट करके नाअहल कर दिया गया। मकसद क्या वो ये सियासी था या वाकई में जुर्म था, ये किसी और का, ये शायद एक लार्जर बहस है, उसमें हम इस वक्त नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन एल कपोन जो था, जो गॉडफादर था, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड मुजरिम था, उसको सजा देने के लिए उसके टैक्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ा, बजाय इसके कि जो कत्ल व गारत या उसने बाकी जो धंधे चलाए हुए थे उनकी बुनियाद पे किया जाता। यही चीज अब इमरान खान को हॉन्ट कर रही है, चेयरमैन पीटीआई को हॉन्ट कर रही है। उसके पास 3 बड़े मुकदमे इस वक्त चल रहे हैं उसके ऊपर, यानी 3 जगहों पे उसको जिस तरीके से कहते हैं कि उन्होंने घेरा हुआ। एक तो तोशाखाना वाला है, एक 9 मई का है और एक अलकादर का, ये 3 बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे इधर उधर सब चल रहे हैं। 9 मई का मसला ये है कि उसके ऊपर एक बड़ी स्ट्रांग एलिबाई है उसके पास कि मैं तो उस वक्त जेल में था, मुझे तो आपने बंद किया हुआ था, तो मुझे तो नहीं पता कि बाहर क्या हुआ, इसलिए 9 मई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। और ये सारे फिर जो बाकी हम जितनी भी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं और उसको किसी तरीके से फंसाना चाहते हैं, वो इस वजह से सारी हो रही है कि वो हाथ में उस तरीके से नहीं आ रहा। अल-कादिर ट्रस्ट का जो मेन विटनेस है, जो मेजर विटनेस है, वो आपके हाथ नहीं है, मुल्क से बाहर है, इसलिए वो इस वजह से अल-कादिर ट्रस्ट नहीं चल सकता। तो एक आ जाके तोशाखाना, उनके वकील क्यों भागते हैं, उनको पता है कि तोशाखाना के ऊपर नाअहली हो सकती है, कन्विक्शन हो सकती है, कन्विक्शन हुई तो नाअहली हो जाएगी। इस वक्त जुर्म उसका है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको नाअहल करना चाहते हैं और उसके लिए तोशाखाना इस वक्त सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है, जिसकी वजह से जिससे बचने के लिए उनके वकील दौड़ भाग करते जा रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी वहां जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार साहब, बात नाअहल करना चाहता है से शुरू करें। हमने ये कुछ गुज़श्ता वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए भी सुना कि टाइमलाइन पूरी तैयार थी, चीज़ें जैसे प्रोसेस हुई, आज यही बात हम इमरान खान के लिए सुन रहे हैं, या यहाँ से शुरू करें कि जो इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता साल उनको नाअहल किया, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स दुरुस्त नहीं थे, एसेट्स डिक्लेयर नहीं थे, तो जुर्म तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने किया है, खुद को डिक्लेयर ना करके और दानिस्ता किया है ये कहकर उनके ऊपर फौजदारी शुरू हुई। वो खुद को सबमिट नहीं कर रहे, अपने असास से डिक्लेयर नहीं कर रहे। इतना ही मुश्किल है कि क्लियर आउट हो जाएं डिक्लेयर करके, या वाकई जुर्म कर चुके डिक्लेयर ना करके? देखिए, बात यह है कि उनको सज़ा देना पाकिस्तान के कवानीन में कहीं लिखा नहीं हुआ।
ऐसे लोग जिनके पास इतने वकील हों, इतना पैसा हो और हर लम्हा सुप्रीम कोर्ट में कह दिया जाए कि हम आज दरख्वास्त देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी दरख्वास्त दे तो आए ना, फिर हमारे पास आए। काश ये अख्तियार मुझे भी मिल जाए और पाकिस्तान के जो साइलीन हैं उनको ये अख्तियार दे दिया जाए, जब उनकी मर्ज़ी आए वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में उनको दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। कि वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल होकर दरवाज़ा खोल के चीफ के आगे खड़े होंगे, चीफ साहब मेरी बात सुनिए, मैं आज दरख्वास्त देना चाहता हूँ अपने मुकदमे में। और चीफ साहब कहें आप दरख्वास्त दे के तो आए ना। काश कानून की नज़र में हम सब एक जैसे ही हो जाएं, बस इस हद तक ही हो जाएं। बाकी क्या होगा, मुकदमात का फैसला कैसे होगा, कौन करेगा, वो बाद में मैं देख लूँगा, लेकिन मुझे ये राइट तो दो। तुम मुझे ये राइट देते नहीं हो। पिछले 1 साल से ये राइट सिर्फ एक आदमी के लिए आपने रख लिया। क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूँ? क्या मैं आइन में ये लिखा नहीं हुआ कि मैं और जो शख्स जिसके वकील आपके आगे पेश होते हैं वो आइन में बराबर है? अब क्या मजाक कर रहे हैं इस पूरे मुल्क के साथ? और मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, पहले ही लोगों का इत्मीनान नहीं है हमारे कानून के ऊपर और उसके फैसलों पे, और आपकी ये हरकत जो पिछले 1 साल से जारी है ये मज़ाक़ खेज हद तक इसको कमज़ोर कर रही है। मुझे भी वो हक दें, जब चाहे मेरा वकील आए दरवाज़ा खोले क्या जनाब हम दरख्वास्त लेके आए हैं। एक बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात की है अपना मेरे सीनियर ने, हसन निसार ने, कि बेशरम बेहया टॉप टू टो करप्ट हैं। क्या हसन निसार साहब इसमें वो आदमी भी शामिल है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि उसको जाके चोरी नहीं की तो तलाशी देनी होगी? और क्या हम माजी में रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। थैंक यू। अदालत फैसला करे जो भी करे। थैंक यू, थैंक यू, 100%। थैंक यू सर। I honor your words. I respect your words. I'm grateful to you that you have allowed me to use these words, और आपने उसकी सबूत में मेरी हमायत का ऐलान किया। शुक्रिया आपका सर। सर ऐसा फैसला होना चाहिए जिस पे पाकिस्तान के अवाम को यकीन हो जी। असल बात ये है, और वो फैसला होना चाहिए जिस पे मैं भी मानूं। और जनाब मुझे भी इजाज़त दी जाए, जिससे मैंने पहले अर्ज़ की, जब चाहूँ जैसे चाहूँ मैं एक दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ, ना नीचे मजिस्ट्रेट में जाऊँ, ना सिविल जज के पास जाऊँ, ना सेशन जज के पास जाऊँ, ना हाई कोर्ट में जाऊँ, ना हाई कोर्ट के बेंच में जाऊँ, सीधा जाऊँ दरख्वास्त दूँ और फैसला करवाने के लिए आ जाऊँ। ऐसा हो रहा है, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, चोरी नहीं की तो तलाशी दे ही दें। शुक्रिया। चोरी नहीं की तो तलाशी दे ही दें। हसन निसार साहब एक कमेंट चाहूंगी, ऊपर अबसार साहब ने बात की सिस्टम फेलियर की, अभी इफ्तिखार साहब ने भी यहाँ पर एक बात की, ज़रा मैं उसको इस अंदाज से सवाल को रखना चाहूँगी। जिस तरीके से मुकदमात गुज़िश्ता कुछ साल कर लेते हैं, कुछ महीने कर ले, हमारे सामने कानून से ज़्यादा सियासी और ज़ाती पहलू देख कर मामला चल रहे हैं और तय हो रहे हैं, तो अवाम कहाँ जब ख्वाहिश हो, जिस चीज़ की ख्वाहिश हो उस हिसाब से चीज़ों को मोड़ लें और बना लें। आयशा प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ पैसे की लूट मार को ही करप्शन कहते हैं। जो आप कह रहे हो दिस टू इज करप्शन। बाहर जब आप पढ़ने के लिए जाते हो क्रिमिनोलॉजी, तो करप्शन की किस्में पढ़ाई जाती हैं। ये लिमिटेड विजन होता है। करप्शन अल्टीमेटली कौमों को बर्बाद करती है। दिस इज द ओनली फैक्टर। याद रखना, बाहर पढ़ाते हैं क्रिमिनोलॉजी में कि इसकी किस्में कितनी हैं। ऐਵੇਂ नहीं। देखिए बात सुने, अभी मेरे पास किताब आई है, हमारे पाकिस्तान का फख्र है डॉक्टर अमजद साकिब। एक लाइन सुन लें आप जी। ये उनकी किताब है डॉक्टर अमजद साकिब, वो लिखा हुआ है और सारे रटा है हमें। हमारी तारीख में वो लम्हा भी था जब खलीफा दोम हजरत उमर फारूक ने फरमाया, अगर दरियाए फरात के किनारे आमतौर पे कुत्ता कहते हैं वो गलत है, कोई बकरी भी मर गई तो मेरा गुमान है क़यामत के रोज अल्लाह मुझसे इसके बारे में बास पुर्स फरमाएंगे। ये भी करप्शन है। ये पटवारी थिंकिंग है, ये पैसे का लेन देन नहीं।
अगर मैं टीचर हूं और पढ़ा नहीं रहा, मैं करप्ट हूं। अगर मैं गवाला हूं और दूध में पानी डाल रहा हूं, मैं करप्ट हूं। इंसाफ देते इस वक्त मुल्क का प्रॉब्लम ही सिर्फ इंसाफ मिलना करप्शन। चाहिए। बिल्कुल, अगर ये नहीं मिल रहा, करप्शन है हाईएस्ट लेवल की। मनी, ऑल्दो मनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड, इस मुल्क को बर्बाद ही करप्शन ने किया है। पूरा खानदान लेके जूतों समेत चढ़ जाना, अपनी पार्टी में और को नजर ही ना आए आपको, ये करप्शन है। और अपनी अदालत में अपने अलावा किसी को आने नहीं देना। ठीक है जी, कोई कमेंट शहजाद साहब या अफसार साहब ने देना हो? आई हैव अ मिनट। आयशा, ऐसा है कि हम माशरे के उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पर किसी को किसी पे एतमाद नहीं है। यानी वो कहते हैं कि हाइट ऑफ क्या होगा कंफ्यूजन किसी कौम के अंदर, मुझे साथ वाले पे एतबार नहीं है, मुझे ये नहीं पता है, किसी को मेरे पे एतबार नहीं है कि जो बोल रहा है ये क्या किसी के लिए बोल रहा है या किसी के बिहाफ पे बोल रहा है या किसी एजेंडे के तहत बोल रहा है। तो फिर सर होगा क्या? मेरे साथियों को मुझ पे एतमाद नहीं है, हम 4 बंदों को बैठे हुए एतमाद नहीं है। सबसे बड़ा मसला इस माशरे का ये बन गया, वो जो अहमद फराज ने कहा था मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, कि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। क्या सच बात है, हम तो लहू तलाश करते फिर रहे हैं सबके सब, और दस्ताने पहन के सब घूम रहे हैं। असल में हमारा सबसे बड़ा अलमिया आज के दिन में या आज के जमाने में ये है। ठीक है जी, गुफ्तगू बहुत हो गई। मामला आ गया कि किसी को किसी पर एतमाद ही नहीं है, सिस्टम फेलियर की बात हो गई। 2 नहीं, एक पाकिस्तान ही की बात हो रही है। हवाले बहुत, तारीख बहुत, बात नारे और तकरीरें बहुत। काश हम कोई हल भी तलाश कर पाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।